हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकासम चांग। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। लेक्चर सीरीज नंबर 3 है। टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम 5 सोर्सेज का जिक्र करेंगे। नंबर 1 पे है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम नंबर 2 पे। नंबर 3 पे है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। नंबर 4 पे है जुडिशियल डिसीजन। नंबर 5 पे है जुरिस्टिक वर्क्स। तो नंबर 1 पे आते हैं हम। नंबर 1 पे है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। द टर्म ट्रीटी में बी डिफाइंड एज द एग्रीमेंट बिटवीन नेशन स्टेट्स फॉर देयर रिलेशंस विद ईच अदर एंड टू अंडरटेक सर्टेन ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स इज सेड टू बी ए ट्रीटी। तो टर्म ट्रीटी को हम ऐसे डिफाइन करें कि एग्रीमेंट जो होता है नेशंस के बीच में या स्टेट्स के बीच में, उनके रिलेशंस के हवाले से, अगर उन दो स्टेट्स के बीच में या कितनी भी स्टेट्स के बीच में एक दूसरे से रिलेशंस अच्छे हैं तो एग्रीमेंट बनाते हैं एक दूसरे से। तो उस एग्रीमेंट में क्या होते हैं, सर्टेन ड्यूटीज़ भी दी गई होती हैं, उसमें ऑब्लिगेशंस भी होते हैं और राइट्स भी होते हैं। उन राइट्स और ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ जो होती हैं उनको हम बोलें ट्रीटी। तो उस एग्रीमेंट में जो सर्टेन राइट्स हों, ड्यूटीज़ हों और ऑब्लिगेशंस हों, हम उनको मिला जुला के हम बोलेंगे ट्रीटी। तो स्टैट्यूट डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल हैव टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट between nation states in accordance with the provision of treaty between them if existed। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, अगर उस ट्रीटी के हवाले से चल रहा है, तो पहले तो कोर्ट उस ट्रीटी को देखेगी कि इस ट्रीटी में राइट्स, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस कौन सी थी। उस ट्रीटी पे अगर उस राइट्स और ऑब्लिगेशंस पे कौन सी स्टेट्स नहीं चल रही तो वो भी कोर्ट उनको भी देखेगी, ठीक है, उस ट्रीटी को मद्देनज़र रखेगी। और उसके बाद जो अगर स्टेट्यू है, मतलब कि स्टेट्यू जो होते हैं कोर्ट डिसीजन होते हैं, पीछे वाले जो कोर्ट डिसीजन पहले दे चुकी है, तो उन कोर्ट डिसीजंस को भी देख के कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनके बीच में जो मसला चल रहा है उसे कैसे हम हल करें, ठीक है। तो जो ट्रीटी के हवाले से यहाँ पे 3 ट्रीटी का जिक्र किया गया है। नंबर 1 पे है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, नंबर 2 पे है ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 और वियना कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये 3 ट्रीटी हैं। इसमें कुछ ट्रीटीज़ का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे, हम आपको थोड़ा प्रिसाइजली नमूने से मैं बताता चलूँ। तो नंबर 1 पे आते हैं हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पे। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, ये वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई ट्रीटी। इस ट्रीटी में क्या था कि यूरोपियन ने रियलाइज़ कराया कि जो हमें ऐसा इंटरनेशनल तौर पे ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके हवाले से हम पीस और सिक्योरिटी कायम कर सकें। तो इन्होंने एक वर्ल्ड, या इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलें, उन्होंने वो बनाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने ट्रीटी बनाई, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। तो इस ट्रीटी में लीग ऑफ नेशन बनाई इन्होंने, और उस लीग ऑफ नेशन का जो सिस्टर इंस्टीट्यूशन था वो था परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये जो 2 इंस्टीट्यूशन था, इनका जो मकसद था इस ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ वर्साइल का, वो था पीस और सिक्योरिटी कायम करना। और उसके बाद हम आते हैं द पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे। तो पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ये भी एक ट्रीटी है। ये जब जंग लगी थी, 30 साल तक जंग चली थी, तो ये जब जंग ख़त्म हुई तो इस ट्रीटी बनाई थी। इस ट्रीटी के जो साइलेंट फ्यूचर बोलें या इफेक्ट्स बोलें तो वो ये थे, द मेंबर्स ऑफ होली रोमन एम्पायर अटेन सॉवरेनिटी। तो इस ट्रीटी में जो होली एम्पायर थे रोम के, तो उन्होंने सॉवरेनिटी, खुद मुख्तियारी हासिल कर ली, अटेंड कर ली। नंबर 2 पे है ए फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया है कि
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड पीस वाज मेड, तो वहाँ पे इंटरनेशनली तौर पे पीस को बनाया इन्होंने। तो नंबर 3 पे है द फ्रेंच लैंग्वेज बिकम्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कॉमनली तौर पे इंटरनेशनली नेगोशिएशन की लैंग्वेज बन गई थी, मतलब कि बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल नेगोशिएशन। ठीक है, तो नेगोशिएशन को मैं डिफाइन करता चलूँ कि नेगोशिएशन मतलब पीसफुल मेथड है किसी भी जंग को सॉल्व करना। तो ये जो दो कंट्रीज़ हों, जो स्टेट्स हों, वो एक दूसरे से पीसफुल तौर पे एक नेगोशिएशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम नेगोशिएशन। तो नंबर हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन पे। तो हम डिफाइन करेंगे कन्वेंशन। तो मैनली ओ हैंडसन सैड द टर्म कन्वेंशन इज यूज्ड इन जनरली एंड एक्सक्लूसिवली सेंस। इसको हम जनरली और एक्सक्लूसिवली सेंस से भी इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशन को। इट वुड सीम्स टू अप्लाई टू ट्रीटी, तो इसको हम ट्रीटी की बजाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीटी की जगह पे भी। तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल एग्रीमेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइटल और फॉर्म। तो जो एग्रीमेंट है वो मतलब कि इतना अच्छा सूटेबल वर्ड नहीं है दो कंट्रीज़ के बीच में। हम इससे बोलें कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो हम उसे ट्रीटी बोलते हैं या कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, इट मे बी बायलैटरल और मल्टीलैटरल। तो कन्वेंशन बायलैटरल या मल्टीलैटरल भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज आर बायलैटरल वाइल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज आर यूजुअली मल्टीलैटरल। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो बायलैटरल है और ह्यूमन राइट्स ट्रीटी जो है वो मल्टीलैटरल ट्रीटी है। तो बायलैटरल का मतलब होता है टू एग्रीमेंट बिटवीन या ट्रीटी बिटवीन टू स्टेट्स, और जो मल्टीलैटरल होता है वो बिटवीन मैनी स्टेट्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी, तो मल्टी स्टेट्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो उससे बोलते हैं हम मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट का जो मिसाल है वो है ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स ट्रीटी मतलब कि हर कंट्रीज़ में हर कंट्री अपने स्टेट्स के जो इंसान होते हैं या हर कंट्री के जो अपने लोग होते हैं उनका ह्यूमन राइट्स होता है। ठीक है, तो हर कंट्री ये चाहता है कि ह्यूमन राइट्स को डिप्राइव नहीं किया जाए, तो इसलिए हर कंट्री एक दूसरे से मिलजुल के ट्रीटी बनाते हैं, तो उस ट्रीटी को हम मल्टीलैटरल ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 ट्रीटीज़ थी जो मैंने अभी डिफाइन की है। ठीक, तो हम आते हैं सोर्स नंबर 2 पे, इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम कैन बी टेकन एज ए हैबिचुअल प्रैक्टिस और यूजेज ऑब्जर्व्ड कॉन्टिन्यूसली। तो इंटरनेशनल कस्टम को हम ऐसे लें कि हैबिचुअल प्रैक्टिस हो, मतलब कि हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं या कोई भी रस्म रवाइज हो हमारी, तो हम करते हैं तो वो कंटिन्यूसली, तो वो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनली कस्टम। तो उस कस्टम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनली कस्टम, या उसको हम कस्टम भी बोलें। तो सो इफ़ देयर इज़ नो ट्रीटी बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, तो अगर उन स्टेट्स के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो ट्रीटी बिटवीन द पार्टीज आर स्टेट्स parties to dispute, then state binds the court to decide the case in light of international custom। अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं है तो वो क्या करेगी, कोर्ट वो स्टेच्यू को देखेगी, मतलब उन कोर्ट डिसीजन को, जो पहले वाले कोर्ट डिसीजन थे। अगर दो स्टेट्स के बीच में कस्टम्स के हवाले से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो पीछे वाले जो कोर्ट डिसीजन थे उनको देख के भी कोर्ट डिक्लेयर करेगी और कोर्ट डिसाइड करेगी। स्टार की सैड यूजेज इज अर्ली स्टेज ऑफ कस्टम। तो यूजेज जो अर्ली स्टेज ऑफ कस्टम है, वेयर ए कस्टम बिगेंस यूजेज एंड्स देयर। तो जो यूजेज है वो अर्ली स्टेज मतलब कि जो शुरुआती स्टेज है कस्टम की, तो जब कस्टम आता है तो यूजेज वहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखिए कि अगर हम एक नए कस्टम में जाएं, यहाँ पे हम शलवार कमीज़ पहने, ठीक है, रूरल एरिया में हम पहने शलवार कमीज़, तो हम जाके अर्बन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या वहाँ पे पैंट शर्ट का रिवाज है, वहाँ पे कस्टम है पैंट शर्ट का, तो हम वहाँ पे पैंट शर्ट पहनेंगे। तो हम यूजेज कहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे यूजेज करते आ रहे हैं। तो
जैसे ही कस्टम चेंज होता है, जैसे ही कस्टम आता है, कस्टम कौन सा पैंट शर्ट वाला कस्टम आ गया तो जो शलवार कमीज़ का यूजेज था वहीं पे ही एंड हो गया। तो ये ऐसे ही मिसाल लें हम जस्ट समझने के लिए। तो इंटरनेशनल, इट इज़ ए इंटरनेशनल हैबिट और एक्शन दैट हैज़ येट नॉट रिसीव फुल लीगल अटेंशन। तो इंटरनेशनली हैबिट जो होती है या इंटरनेशनल कस्टम को हम इतना मतलब कि फुली तौर पे लीगल अटेंशन नहीं देते, मतलब कि इतना हम इसको गौर नहीं करते, मतलब कि इतना इनको वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल तौर पे। नंबर 3 पे आते हैं हम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज बाय सिविलाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज बाय सिविलाइज्ड स्टेट पे हम आते हैं। वहाँ पे है देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ which have been incorporated in domestic laws many countries because of the universal application. So in default of any treaty or international custom, the state reveals that the court then shall have to decide the case in the light of such general principles of law recognized by civilized nation of the world. ठीक है, अगर कोई भी स्टेट हो या कोई भी डिसीजन, अगर उनके हवाले से हमारा जो मसला है, जो स्टेट्स के बीच में जो मसला चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करेंगी कोर्ट, उन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को उठाएंगी जो रिकग्नाइज की गई हैं सिविलाइज्ड स्टेट के ज़रिए। तो उन जनरल प्रिंसिपल्स को भी मद्देनज़र रख के कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस मसले को ऐसे हल किया जाए। तो इंटरनेशनल लॉ के हम सोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो 3rd पे जो हमने पढ़ा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, अगर वो 2 जो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं इंटरनेशनल कस्टम है या ट्रीटीज़ या कन्वेंशन है, तो अगर ये काम नहीं आ रहे तो हम नंबर 3rd पे हम क्या करेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के ज़रिए जो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसको ऐसे मसला हल किया जाए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के हवाले से। ठीक है, in notice case word principles of international law are considered as the international law applied between the nation belonging to the community of state. तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि इंटरनेशनली तौर पे ये अप्लाइड होता है नेशंस के बीच में और उनकी कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स के बीच में जो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है उसको हम बोलें प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो नंबर 4 पे आते हैं हम, जुडिशियल डिसीजन। Usually the judicial decision of international court of justice are not binding and they have no value in the case of that they are related and binding only to certain case for which they have given. ठीक है, तो कुछ केसेस पे बाइंड होता है पर यूजुअली तौर पे बहुत सारे केसेस पे बहुत सारे डिसीशंस ऐसे हैं जो बाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ जूरिस्ट बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ नहीं है, क्योंकि जो इनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले होते हैं वो बाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी साइटेड एज ए स्ट्रिक्ट रेफरेंस इन द केस इन एनी अदर केस, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट स्टेट्यूट रिवेल्स दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ऑल अबव सोर्सेज ऑफ द कोर्ट शैल रिजल्ट द प्रायर जुडिशियल डिसीजन। तो ये भी ऐसे बात करता है कि अगर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, इंटरनेशनल कस्टम या ट्रीटीज या कन्वेंशन के ज़रिए कोई भी मसला हल नहीं हो रहा तो कोर्ट क्या करेगी, उनको तकरीबन जुडिशियल डिसीजन मीन्स जो जुडिशियल मतलब के जो कोर्ट के डिसीजंस हैं जो दिए गए हैं, जिनको हम किसी हद पे स्टेट्यूट भी बोल सकें, तो उनको जुडिशियल डिसीजंस को देख के कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसको कोर्ट डिसीजन डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तो नंबर 5 पे हम आते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क्स। अगर वो 4 सोर्सेज जो हम पढ़ के आए अगर वो भी काम नहीं आते तो नंबर 5 पे हम आते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क्स पे। ठीक है, तो ज्यूरिस्टिक वर्क्स, द ज्यूरिस्टिक और publicistics also declares rules by legal philosophy and analogy and also by comparing different legal system of the world. तो ये जो jurist हैं या philosopher हम इनको बोले तो
ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का जो लीगल सिस्टम है उनको कंपेयर करके एक ऐसे लॉज वगैरह बनाते हैं। एंड दे आर आल्सो एनालाइज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख के मतलब कि ये एक लॉ बनाते हैं ऑफ द डिफरेंट लीगल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। सो एज दे हैव डिवोटेड देयर लाइव्स इन अ लीगल स्टडी, तो ये अपनी तकरीबन ज़िंदगी जो लीगल स्टडी करते करते अपनी ज़िंदगी गवा बैठते हैं। दे मस्ट बी डिजर्व टू कंसल्ट इन डिसाइडिंग ए डिस्प्यूट, तो वो हकदार हैं, वो उनका हक है कि उनके जुरिस्ट के वर्क्स जो हैं उनको भी मद्देनज़र रख के फिर कोर्ट डिसाइड करे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है सारी वो कोर्ट के डिसीशंस के हवाले से, मतलब कि कोर्ट की स्टडी या लॉ की या लीगल स्टडी करते करते इन्होंने अपनी ज़िंदगी गवा बैठे हैं। इन अदर वर्ड्स देयर ओपिनियन ऑन द स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू एक्सपेरिमेंट एंड साउंड स्टडी ऑफ देयर टॉपिक of the topic. So institute further reveals that there is no treaty, legal custom, general principles of law, then court shall resort writing of the juristic works. तो जो अगर किसी भी हवाले से, कस्टम के हवाले से या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ या कोर्ट के जो डिसीशंस हैं, अगर उनको भी मद्देनज़र रखते हैं तो वहीं पे भी अगर फैसला नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो जुरिस्टिक राइटिंग है, मतलब कि जो जुरिस्टिक वर्क्स हैं उनको मद्देनज़र रख के कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो ये भी सोर्स है किसका, इंटरनेशनल लॉ का ये सोर्स है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। हमने ये 4-5 सोर्सेज मैंने डिफ़ाइन किए हैं। तो अब अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।